मैंने आपको पहले ही बोला था, शायद आपको याद होगा कि यहाँ बीजेपी के जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। आपको याद है, आज आपने देखा जो भी वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, चाहे वो अलग पार्टी से हुए थे, कैंडिडेट्स उन्हीं के थे, उन सबकी जमानत जब्त हुई। कौन है आप बता सकते हैं? देखिए, उसमें आपको खुद पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं बता दो, देखिए जैसे आपकी अपनी पार्टी आप मान ले तो उसमें कोई बात नहीं है। जैसे आप पीसी मान ले, क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब ने भी खुद कहा हाँ मैं बीजेपी हूँ, तो इसमें कोई बात दो राय नहीं है। तो बीजेपी वालों ने भी कहा नहीं जी हमारा कोई अपना कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स हैं, नाम लेके बोला कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, पीसी का कैंडिडेट है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जमानतें जब्त हो जाएंगी। आपको अब समझ आया कि जमानतें जब्त हुई या नहीं हुई, या जो आपकी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, जहाँ पे आज़ाद साहब की जो पार्टी, उसके रिलेटेड बीजेपी ने कहा हमारा कैंडिडेट है, हमारे कैंडिडेट्स मैदान में। तो आप देखिए तीनों की जमानतें आपने देखा ही कैसे हालात हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी हाँ नाज़रीन, पार्लिमानी चुनाव इख्तिताम पजीर हुआ और बात ज़िला गांदरबल की करेंगे। और गांदरबल में कई सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि गांदरबल के लिए हम जो है लड़ेंगे, यानी कि गांदरबल का नाम जो है वो कई सारे सियासी नेताओं का था, लेकिन उनमें से एक थे साइम मुस्तफ़ा जी, जिनका ये कह रहे थे कि उन्होंने डीडीसी में 300 वोट हासिल किए डीडीसी इलेक्शन में, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि साइम मुस्तफ़ा ने पार्लियामानी इलेक्शन में 9000 वोट लिए, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर पाए जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से यहाँ पर जीत हुई। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइम मुस्तफ़ा मौजूद है और उनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरीके का यहाँ पर चुनाव रहा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साइम जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से चुनाव रहा, कई सारे नेता थे गांदरबल के और जिन्होंने इलेक्शन में जो है हिस्सा लिया, लेकिन गांदरबल के जो नेता थे उन्होंने बाकी पार्टियों को सपोर्ट दिया, अपना गांदरबल का कोई नेता था नहीं। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो बाहर का नेता था उसने यहाँ पर वोट हासिल किए, जीत हासिल की, तो किस तरीके से देखते हैं गांदरबल को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँ कि अगर पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें, तो पार्लियामेंट इलेक्शन का कोई इरादा मेरा था नहीं लड़ने का। बहुत ही जल्दी एक डिसीजन लिया, मुझे लगता है 10 दिन पहले, क्योंकि तब तक हम लोग भी देख रहे थे, हमारा जो प्लान था असेंबली इलेक्शन का प्लान था, हम देख रहे थे कि असेंबली इलेक्शन में किस तरीके से अपनी तैयारियाँ करेंगे, उस मैदान में किस तरीके से हम लोग आएँगे। तो जब पार्लियामेंट इलेक्शंस अनाउंस हुए तो मेरा भी एक कन्फ्यूजन थोड़ा था कि किस हिसाब से आप लोग जाएँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक मुझ पे भरोसा करती थी, इतने सारे नौजवान थे, इतने सारे पब्लिक जुड़ी हुई थी, तो उनको एक सही ट्रैक पे ले जाना था, उनको एक सही दिशा दिखानी थी, जो अपना एक विजन था, जिसके लिए मैं गांदरबल के लिए काम कर रहा था, तो वो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने डिसाइड किया कि हम लोग खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो पार्लियामेंट जीतने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपना देखने के लिए कि जो हमने मेहनत की है किस हिसाब से की है, हम लोग भी कहाँ पे हैं, किस हिसाब से पब्लिक भी सपोर्ट करती है इस चीज़ में। तो सारी तैयारियां सिर्फ असेंबली के लिए थी, और सबसे ज़्यादा मतलब हमने कोई कैंपेनिंग नहीं की, किसी जगह कोई कैंपेनिंग इस रिगार्डिंग नहीं हमने की कि पार्लियामेंट के जहाँ पे इंतखाबात थे, क्योंकि हमारा जितना भी सारा प्लान है, मेरा जितना भी सारा प्लान है वो असेंबली के रिलेटेड है। तो पर जिस हिसाब से लोगों ने सपोर्ट किया, आपने खुद ही कहा कि 300 साढ़े 300 वोट लिए थे डीडीसी में, तो वो एक शुरुआत वहाँ पे थी। तब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, क्रिकेट में था, उस टाइम डिसीजन लिया था, उस टाइम भी बड़ा जल्दी डिसीजन लिया था कि देखते हैं क्या होता है। तो आज 350 से 9000 जब पहुंचे, तो मुझे भी लग रहा है कि नहीं, जो मेहनत की है, जिस हिसाब से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वाकई में लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और पार्लियामेंट इलेक्शन एक अलग इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन एक अलग इलेक्शन होता है। मुझे बहुत सारे लोग इस टाइम पे कह रहे हैं कि आपने जितने सारे इस टाइम पे वोट लिए, आप उसका 4 गुना उसका इंटू करें, उतने ज़्यादा वोट आप खुद ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक आप पे यकीन करती है कि इसको असेंबली में हम लोग वोट करेंगे। पार्लियामेंट का सबको ये चीज़ भी पता थी, क्योंकि पब्लिक आज बहुत अवेयर है, पब्लिक आज बहुत आप माने खबरदार है इस चीज़ से। उनको पता था कि नहीं, बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया, तो जीतना तो मुश्किल है। तो आज उनका एक ही मोटिव था कि पहले बीजेपी को बाहर रखें, तो क्योंकि वो उनको फिर अपनी जगह जो सही लगा, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट उन्हें दिए, या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए, या कहीं पे किसी और को दिए, तो मकसद इतना था कि बीजेपी के जितने सारे कैंडिडेट्स हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, उनको बाहर रखा जाए। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल्स भी किए हैं कि इतना आप याद रखें। मतलब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उन लोगों की, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया, कुछ लोग मिलने भी आए कि इस टाइम पे हमारा वोट डालना ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आप जीतोगे नहीं पार्लियामेंट इलेक्शन, लेकिन इस टाइम पे आप को हम वोट नहीं करेंगे, इस टाइम पे हम देखेंगे कि बीजेपी कैसे बाहर रहेगी, लेकिन असेंबली इंतखाबात में हमारा वोट आपके लिए जाएगा। तो मुझे वो बड़ी अच्छी बात उन लोगों की लगी मेरे मुंह पे। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे लोगों से भी ये बात की थी कि इस टाइम पे इसको वोट नहीं करेंगे,
असेंबली इलेक्शंस में हमें असेंबली मेंबर एज साइम मुस्तफ़ा चाहिए ही चाहिए। क्या ये असेंबली इलेक्शन की तैयारी थी इस इलेक्शन में उतरना? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमारा प्लान एक था, अपना असेंबली का, जो कि अभी भी है हमारा असेंबली का प्लान, तो उसी रिगार्डिंग सारी तैयारियाँ चल रही थी। तो एकदम से जब पार्लियामेंट आ गया, मैंने भी तब सोचा कि अभी पता नहीं है, किसी पार्टी को ऐसे ही सपोर्ट करना, लोगों को वोट माँगना किसी और पार्टी के लिए, वो चीज़ ठीक नहीं रहती। क्योंकि अगर पार्टी में आपको कल को जाना भी है, आपकी अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आप किस हिसाब से पार्टी में जाएँगे, क्या करेंगे? क्योंकि गांदरबल की आवाम का मसला है, खाली मेरा मसला नहीं है कि मुझे ढोल उठा के बजाना है कि नहीं जी, मैं यहाँ पे जाऊँगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में। जब तक वो पार्टी भी डिसाइड ना करे हमारे साथ किस हिसाब से पेश आएंगे, कल को हमारे साथ क्या होगा, बहुत सारे मुद्दे मसाइल हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि एक एमएलए मैं भी बन जाऊं तो 5 साल के बाद वही कहानी हो, बोलेंगे देखो जी नया फेस था, ये इतनी बातें करता था, ये भी ऐसा ही निकला। नहीं, मेरा एक प्लान है कि आज तक जो यहाँ पे हुआ है, लोगों को आगे लगे कि अगर साहिम मुस्तफ़ा इस फील्ड में आया और अगर लोग मुझे चुनते, उनको भी लगे कि नहीं बदलाव है, गांदरबल में वो चीज़ें हुई हैं, खाली आज तक बातें नहीं हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में पब्लिक भी आगे आई, पब्लिक ने भी सपोर्ट किया, जिसका मैं पब्लिक का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनने भी दिल से सपोर्ट आपको किया। लगता है ये 9,000 वोट जो है पब्लिक के ज़ाया हो गए इस इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़ाया नहीं हुए, क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ, आपको जब अपनी प्लानिंग होती है, मैंने आपसे पहले ही बोला किसी पार्टी को इस टाइम पे वोट देना मेरे लिए ठीक नहीं था कि मैं अपने वोट किसी और को देता। हालाँकि अगर मैं किसी और पार्टी की कैंपेनिंग करता, मुझे लगता है कि उस पार्टी को और ज़्यादा फ़ायदा मिलता। अगर यहाँ पे 9,000 लिए, मुझे लगता है 30-40 हज़ार वोट हम आराम से दिलवा सकते थे। अगर कोई रीजनल पार्टी चाहे पीडीपी थी या एनसी थी, वहाँ पे बड़ा आसान होता। आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया कोई पार्टी? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना एक प्लान है। देखिए मैंने आपसे बोला कि मैं असेंबली की तैयारी कर रहा था। पार्टी जॉइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो अभी कर सकता हूँ या तो उस टाइम पे भी कर सकता था। देखिए पार्टी में जाने के लिए आपको अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, एक सही माहौल होता है। उस टाइम पे मुझे नहीं लगा वो माहौल अभी है कि मुझे पार्टी जॉइन करनी चाहिए। अब देखिए आप यहाँ से इलेक्शंस का बिगुल आपको लगता है कि बज ही गया, जिस हिसाब से वो सिंबल्स वगैरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दिए। तो इंशाल्लाह ताला हम भी आने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी आपको बताता हूँ, मुझे भी ईद तक का प्लान है। अभी मैं भी देख रहा हूँ, चीज़ें मॉनिटर कर रहा हूँ, कहाँ से क्या चल रहा है, तो आने वाले वक्त में उसका डिसीजन हम लोग भी ले लेंगे। क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, किसी पार्टी के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे या फिर साहिम मुस्तफ़ा जिस तरीके से पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था या उसी तरीके से लड़ेंगे? देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जब वो टाइम आएगा तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहिए सर या समय बहुत कम है। हाँ, मैंने आपसे कहा था जब वो टाइम आएगा, तो मुझे लगता है वो टाइम आ गया है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई दो राय नहीं है या छुपाने वाली कोई बात है। पार्टीज़ के साथ बात चल रही है, तो मैंने आपसे वही कहा, पार्टी का अपना एक मुद्दा और मंशूर होता है। मेरा अपना एक विज़न है गांदरबल के रिलेटेड, और जो उस विज़न पे खरा उतरेगा, जो पार्टी उस विज़न पे खरी उतरेगी, वहाँ की ओर मैं भी चला जाऊँगा। और वो कहते हैं कि देखिए हमने जो चीज़ यहाँ पे की है, अब जवानों ने साथ दिया है, पब्लिक ने यहाँ पे साथ दिया है, अब जो हमारा कदरदान होगा तो हम वहाँ की ओर चले जाएँगे। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में इस समय बेहतर काम कर सकती है? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपसे बहुत पहले से कहा है, अगर आपको याद होगा या आप मेरे इंटरव्यू सुनेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था, शायद आपको याद होगा, कि यहाँ बीजेपी के जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएँगी। आपको याद है? आज आपने देखा जो भी वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, चाहे वो अलग पार्टी से हुए थे, कैंडिडेट्स उन्हीं के थे, उन सबकी ज़मानत ज़ब्त हुई कौन है आप पार्लियामेंट में। बता सकते हैं? देखिए, उसमें आपको खुद पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात बताएं नहीं ना, है। पब्लिक पब्लिक सुनना मैं चाहती है बता ना। दूँ, देखिए जैसे आपकी अपनी पार्टी आप मान लें, तो उसमें कोई बात नहीं है। जैसे आप पीसी मान लें, क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब ने भी खुद कहा, हाँ, मैं बीजेपी हूँ, तो इसमें कोई बात दो राय नहीं है। तो बीजेपी वालों ने भी कहा, नहीं जी हमारा कोई अपना कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स हैं। नाम लेके बोला कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, पीसी का कैंडिडेट है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज़मानतें ज़ब्त हो जाएँगी। आपको अब समझ आया कि ज़मानतें ज़ब्त हुई या नहीं हुई, या जो आपकी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, जहाँ पे आज़ाद साहब की जो पार्टी, उसके रिलेटेड बीजेपी ने कहा हमारा कैंडिडेट है, हमारे कैंडिडेट्स मैदान में। तो आप देखिए तीनों की ज़मानतें आपने देखा ही कैसे हालात हुए। तो अगर उस सिनेरियो से देखें, पब्लिक का जो वो है, अगर यहाँ रीजनल पार्टीज़ की बात करें, वो आपके पास हैं सामने, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी आपके पास है। अब किसी का वोट बैंक किस हिसाब से ज़्यादा है, किस हिसाब से कम है, वो आपको इस टाइम समझ आ गया। लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत अलग इलेक्शन है असेंबली से। असेंबली में कैंडिडेट फैसला करता है, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, वो वहाँ पे बाजी मार लेगा। जिसका कैंडिडेट कमज़ोर होगा, आप ये ना समझे कि आज किसी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा वोट लिए पीडीपी से, या पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा वोट लिए, तो वो सिनेरियो चलेगा नहीं, वो सिनेरियो नहीं चलेगा। एंटायरली चेंज रहेगा, पूरा मुख्तलिफ उस चीज़ में चीज़ें रहेंगी। वो
क्लियर कट एक कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका अगर एनसी आपको ऑफर करे आप जाएंगे? मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस चीज में। देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि मैंने कहा आपसे कि बात चल रही है, पार्टीज के साथ बात अभी चल रही है, फिर मैंने आपको बोला जो उस हिसाब से हमारा कदरदान होगा तो हम वहां की तरफ जाएंगे, उसमें हमारा कोई भी ऐतराज उस चीज में नहीं है। आपको लगता है गांधरबल में एनसी का बड़ा वलवला है? नहीं नहीं, देखिए, मैंने आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यहाँ से वोट लिए, यहाँ से पीडीपी ने भी वोट लिए, यहाँ से हमने भी वोट लिए, और वो जो लोग थे जो यहाँ दावा कर रहे, देखिए मैं अपनी बात अगर बताऊं, गांधरबल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन पार्टियों से तो आगे हूं जो दो चार पार्टियां मिलकर लड़ रही थी, और जो वहां पे डोल बजा रहे थे पिछले 2 साल से हम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे जी, हम पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे, जब बारी आई तो उनके गुर्दे कम पड़ गए। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आप इलेक्शन ना लड़े, पता नहीं आपको 1000 वोट भी नहीं आएगा, 500 वोट नहीं आएंगे, आप एक्सपोज हो जाओगे। देखिए, गुर्दे चाहिए आपको सामने आने के लिए, आपके पास वो गट्स चाहिए कि नहीं आप सामने आओ। अगर आपने मेहनत की, आप किस चीज में डर रहे हैं? आपको सामने आना चाहिए। आप अपनी जो आपकी रेजिस्टेंस है, आपका जो अपना वहां पे आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, आपको आना चाहिए सामने, जैसे मैं आया। तो बाकी यहाँ पे किसी में वो चीज नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप देखें, हमने उन पार्टियों से जो दो चार मिलके लड़ रही थी, बीजेपी की प्रॉक्सीज, हम तो उनसे आगे हैं, हमने तो उनको मात यहाँ पे दे दी। रही बात एनसीपीडीपी को, मैंने पहले ही बोला, लोगों को अभी दिमाग में था बीजेपी को बाहर करना है, और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वोट लिए, पीडीपी ने भी यहाँ पे वोट लिए। लेकिन असेंबली इलेक्शन में बार बार आपको कह रहा हूँ, सारा डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट होगा। देखिए, वोट अगर किसी पार्टी के यहाँ है, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहां या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या तो पीडीपी के हैं। अगर किसी जगह आज पीडीपी आगे है और किसी जगह आज नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, लेकिन असेंबली में ये एंटायरली सिचुएशन अलग हो जाएगी। वहां वही आगे जाएगा जिसका जितना स्ट्रांग कैंडिडेट होगा। अब वो समझ आएगा उस टाइम पे कि कौन किस हिसाब से जाएगा। आपको भी समझ आएगी जो बात मैंने कही, क्या वो बात सही है या नहीं है। गांधरबल की आवाम जो है वो अपने लीडर को क्यों नहीं चाहती है? बाहर के लीडर यहाँ पर क्यों जो है वो भारी पड़ जाते हैं? नहीं नहीं, अगर गांधरबल की आवाम यहाँ के नहीं चाहते तो मुझे वोट नहीं करते। अगर गांधर, मुझे पता है, देखिए मैं आपको बार बार कहता था, मुझे नहीं पता इससे पहले मेरी बात कितना मायने रखती थी, क्योंकि मुझे ये भी पता आते कहते ना जी, डीजीसी में 300-350 वोट लिए, ये क्या करेगा। आज 9000 वोट मेरे पास हैं। आज पब्लिक भी उस चीज को सीरियसली ले रही है। आज मैं आपको फिर से वो बात बता रहा हूँ कि गांधरबल की आवाम बाशूर आवाम है। गांधरबल की आवाम पॉलिटिकली बहुत मैच्योर आवाम है। इनको पता है पार्लियामेंट में कैसे वोट करना है, इनको पता है असेंबली में कैसे वोट करना है। मैं आपको इतनी अश्योरेंस से ये बात बताता हूँ, आप आगे आगे चलते जाइए, आपको कि असेंबली में सिनेरियो बहुत डिफरेंट रहेगा। और मुझे इस चीज की पूरी उम्मीद इंशाल्लाह है कि पब्लिक मुझे उस चीज में पूरा सपोर्ट दे देगी जिस भी पार्टी में मैं चला जाता हूँ, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी देखी जाती है। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक बोलती भी है, करके भी दिखाया। और मुझे पता है वो चीज, मेरे पास जो लोग आते हैं जिस हिसाब से बोलते हैं, मुझे पता है पॉलिटिकली बड़े मैच्योर है। मुझे ये चीज भी समझ आ गई कि नहीं, इस बार तो वोट ज्यादा लोगों ने नहीं दिए, लेकिन असेंबली में मुझे पता है उनको चाहिए तो साई मुस्तफा ही चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है? आप देख सकते हैं, जहां साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करें, वहीं पर महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो कश्मीरी आवाम ने उन्हें चुना नहीं क्योंकि वजीर आला रह चुके हैं, लेकिन कश्मीरी आवाम ने चुना इंजीनियर रशीद को, कश्मीरी आवाम ने चुना मियां अल्ताफ अहमद को, कश्मीरी आवाम ने चुना आगा सईद रहुल्ला को। तो किस तरीके से देखते हैं कि कश्मीरी आवाम इस समय चाहती क्या है, जिस तरीके से 3 लीडर हमारे पार्लियामेंट के लिए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहले जो बात है, वो अवाम ये चाहती थी, यहाँ पे ये चाहती है कि बीजेपी यहाँ से बाहर रहे। तो वो अवाम ने करके दिखाया कि बीजेपी को कश्मीर से बाहर रखा उन्होंने। लेकिन उन्होंने तो साबिक वजीर आला को बाहर कर दिया, उन्होंने तो महबूबा मुफ्ती को बाहर कर दिया। ठीक ठीक, सुने, देखिए मेरी बात आप सुने। पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे पब्लिक चाहती थी कि बीजेपी को बाहर रखना। ठीक है, अब बीजेपी को जब आप बाहर रख रहे हैं, फिर आपके पास ऑप्शन एक आ जाता है, आपके पास वो ऑप्शन कौन सा है। अगर उसको बाहर रखना है, लेकिन यहाँ किसको रखना है? ठीक है, तो यहाँ रखा रजौरी साइड, अनंतनाग साइड मियां साहब को, और अगर आप श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, बीजेपी को बाहर करके रखा रूला साहब को। और अगर आप बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहां पे लोगों ने बीजेपी को बाहर रख के, ठीक है, उमर साहब को नहीं चुना, इंजीनियर रशीद साहब को चुना, तो लेकिन मुद्दा और मकसद वही था कि बीजेपी को आप बाहर रखे। अब वहां लोगों को लगा कि नहीं, हमारी अच्छी नुमाइंदगी इंजीनियर रशीद साहब कर सकते हैं, तो लोगों ने उस हिसाब से वोट दिए। वहां लगा कि अनंतनाग रजौरी में मियां साहब कर सकते हैं, तो उसको वोट दिए। यहाँ लगा कि क्या रूहुल्ला साहब हैं, तो उनको वोट दिए। तो उस हिसाब से पब्लिक यहाँ पे चली, वो सेंटिमेंट लेके कि बीजेपी को बाहर रखना है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बदलाव की भी एक निशानी है, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि जब एक पब्लिक, एक जेल में बैठा हुआ इंसान, जिसकी कैंपेनिंग के लिए कोई ना हो, जिसके पास पैसा कुछ भी ना हो, उसका एक बच्चा छोटा सा, वो 10 दिन उठ के कैंपेनिंग करता है, दैट मीन्स पब्लिक को उनकी कुर्बानियों का
अभी इस टाइम पे वो असर है। पब्लिक समझती है कि नहीं, कोई इंसान वहां पे बैठा हुआ है जिसके साथ जुल्म वहां पे हुआ है। तो मसला वही है कि मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक आज देख रही है, खुले आम देख रही है। अगर आज उन्होंने वहां चुना है उनको, देखिए वहां पे भी आप देखना, असेंबली में रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। असेंबली में भी वो चाहेंगे कि नहीं जी चलिए, अगर इंजीनियर रशीद साहब कल को कैंडिडेट्स खड़ा कर दे, अगर उनको लगा ये बेहतर है, वो फिर से ऐसे ही वोट्स आएंगे। फिर आपको से लगता ऐसे है इंजीनियर रशीद सीएम कैंडिडेट बन सकते हैं? देखिए, क्यों नहीं बन सकते? जहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो पार्टियां थी ऑलरेडी, जिसके पास अभी कोई सीट भी नहीं थी, जिन्होंने कुछ डीडीसी भी नहीं जीते थे, अगर वो दावा कर सकते थे हम सीएम बन सकते हैं, जो इंसान 5 लाख 6 लाख वोट ले गया ऑलमोस्ट 7-8 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे, तो डोमिनेशन वो अपनी दिखा सकता है। तो अगर वहां से कैंडिडेट्स खड़ा हुए, 8-10 कैंडिडेट्स जीते, तो मुझे नहीं लगता है कि ना बनने वाली कोई ऐसी चीज अगर है। आपको इंजीनियर रशीद ऑफर करे, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऑलरेडी इंजीनियर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, आज जो उनके घर जा रहे हैं उनकी तारीफें करने, साई मुस्तफ़ा वो बंदा है जिसने 2022 1 मार्च को जलसा शेर कश्मीर पार्क में किया और पहली बात इंजीनियर रशीद साहब की बात की, वो आप देख ले। मैंने यहाँ पे जलसे 2 किए, मैंने इंजीनियर रशीद साहब की बात की। मैंने इंटरव्यूज में जहाँ पे भी बात की है, मैंने इंजीनियर रशीद साहब की बात की है। तो वैसी बात नहीं है, मैं उनके जो फैमिली है उनके टच में पहले से रहा हूँ। मैं उनका जो बेटा है अबरार साहब, मैं उनके टच में भी हूँ। इनफैक्ट जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, मेरी भी उनसे बात होती रहती थी। मैं भी थोड़ा अपना छोटा मोटा जो मेरा तजुर्बा है वो भी शेयर करता रहता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मुबारकबाद भी उनकी इस चीज़ की दी है। तो रही बात मेरी कि मैं अगर उनको ज्वाइन करूं, तो मुझे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके और मेरे ख्यालात मिलते हैं, जिस हिसाब से इंजीनियर रशीद चलते हैं वही मेरे भी ख्यालात है। जिस हिसाब से उनका दिल कश्मीर के लिए धड़कता है, मेरा भी धड़कता है। आने वाले वक्त में वो फैसला भी होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी रशीद साहब खुद जेल में बंद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो बाहर आएंगे। इस टाइम पे बीजेपी को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि नहीं, पब्लिक ने एक ऐसे लीडर को वहां पे चुना है, हमें पब्लिक के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं जी देखो, आपके सप्रेशन के बावजूद भी पब्लिक उनको यहाँ पे चुनती है, तो उनको रिहा कर दिया जाए, वो भी आए। और देखिए, मजा तब आएगा आपके जितने आप सारे दावे कर रहे हो, जब सारे खिलाड़ी मैदान में होंगे। साईं मुस्तफ़ा घर पे बैठ के बातें करता, मैं वो करूंगा ये करूंगा, बाहर नहीं आता तो कोई सेंस नहीं बनता था। मैं बाहर आया, प्रूव करके दिखाया, मैंने 9,000 वोट लिए। हालांकि आप यकीन मानेंगे, हमारा जो टारगेट था वोट 6-7 हज़ार का हमारा टारगेट जो हमने रखा था इस टाइम पे आने चाहिए, दैट मीन्स वो असेंबली में बढ़ के 20-25 हज़ार हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां 9,000 आए। वैसे ही मैं आपको कहता हूं, इंजीनियर रशीद साहब को रिहा करें, सबको मैदान में आने का मौका दें, फिर आप देखिए असली शेरा कौन है और नकली शेरा कौन है। इस टाइम पे खोखले दावे, अभी तक आपको पता है यहाँ कितने बड़े बड़े जलसे हुए। आपने देखा, गांधरबल की बात करूंगा, कितने बड़े बड़े जलसे यहाँ पे आधे लोगों ने किए। ठीक है, लास्ट में आप वोट देखिए, आप 1500 से 1800 वोट भी नहीं अपने अलायंस पार्टनर को दे पा रहे हैं। तो जलसा अगर आप देखे, वो कह रहे थे जी 10,000 15,000 लोग हैं, अगर वो एक एक ही बंदा वोट डाल देता वो तो 15,000 बनते थे। तो आपके तो यहाँ पे 18,000 1800 भी वोट नहीं बन रहे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक अलग वे में सोचती है, पब्लिक अलग वे में देख रही है। रही बात इंजीनियर रशीद साहब के साथ, तो आने वाले वक्त में 1 हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह वो डिसीजन लिया होगा हमने, तो आपको भी पता चलेगा हम किस ओर जाएंगे। इंशाल्लाह ताला जहां भी जाएंगे वहां पब्लिक, ऐसी जगह जाएंगे जहां मेरी पब्लिक की इज्जत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि लोकसभा के बाद अब असेंबली चुनाव का बिगुल बज चुका है और असेंबली चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन साईं मुस्तफ़ा के लिए ये तैयारी असेंबली चुनाव के लिए पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट चुनाव इसीलिए लड़ा क्योंकि उन्हें असेंबली चुनाव की जो है तैयारी करनी थी। और साईं मुस्तफ़ा आने वाले दिनों में किसी भी पार्टी का हाथ थाम सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, ये उनका कहना है। और बात भी चल रही है कि अगर जो पार्टी उन्हें सही तरीके से जो पार्टी उन्हें एक अच्छा मुकाम देके उनके साथ साईं मुस्तफ़ा जा सकते हैं, चाहे वो इंजीनियर रशीद हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। तो साईं मुस्तफ़ा आने वाले दिनों में किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और गांधरबल में अब आने वाले चुनाव में, असेंबली चुनाव में एक अलग सा रोमांच देखने को मिलेगा। कौन सा लीडर अब गांधरबल में असेंबली के लिए जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव ने सब कुछ जो है वो साफ कर दिया है और यहाँ से 9,000 वोट जो है वो साईं मुस्तफ़ा ने सिर्फ अपने दम पर लिया है। अब असेंबली चुनाव में जब वो किसी पार्टी के टैग के नीचे चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर उनका कहना है कि बात अलग होगी। अब आने वाले चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा गांधरबल में, कौन जाएगा असेंबली चुनाव के लिए, कौन लीडर जो है वो गांधरबल से असेंबली चुनाव के लिए अपना नाम जो है नामजदगी दाखिल करेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल साईं मुस्तफ़ा बड़ी तैयारी के साथ असेंबली चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।